नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। कोरोना वायरस के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से राष्ट्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान भी कर दिया। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि 17 मई के बाद लॉकडाउन जारी रहेगा। यह लॉकडाउन नए नियमों के साथ जारी रहेगा। राज्यों के सुझाव के आधार पर लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के चौथे दौर के नियमों की जानकारी 18 मई से पहले दे दी जाएगी। लेकिन जो आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है, हालांकि ब्लूप्रिंट उसका शाम 4 बजे आज क्लियर हो पाएगा कि किन किन मदों पर यह मदद दी जाएगी। लेकिन उससे पहले राजनीति भी शुरू हो चुकी है। तमाम प्रतिक्रिया भी विपक्षी पार्टियों के सामने आई है, वो भी सुन लेते हैं। का जो प्रधानमंत्री जी का भाषण था लंबा, वो तो गोल मटोल जो उनका रहता है भाषण देने का तौर तरीका, आत्मनिर्भर बनाने का भारत का, ये तो पहली पंचवर्षीय योजना से ही जो भी सरकार रही है आत्मनिर्भर भारत बनाने की संकल्प के साथ काम की है। तो ये पैकेज क्या है, इसको जब तक देखा नहीं जाएगा तब तक इस पर निश्चित प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती है। और इसी में सब कुछ देश अपेक्षा कर रहा था कि मजदूरों के साथ जिस तरह का अन्याय हो रहा है इस देश में, एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचाने में श्रमिक ट्रेन का 8 दिन पहले घोषणा हुआ, लेकिन आज भी मजदूर रेल की पटरियों पर चलते हुए देखे जा रहे हैं। कई माँ बहनें प्रसव से उनको गुजरना पड़ा और बच्चे भी रोड पर पैदा किए कई माँ बहनों ने। तो ये सब निराशावादी सोच की तरफ और निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ ये बातें जाती हैं। प्रधानमंत्री जी से ये भी उम्मीद की जाती थी कि किसानों के लिए कोई अलग से बड़ा पैकेज का ऐलान होगा, क्योंकि उनका फसल तो सब गया ही, जो मौसम के मार से कहिए, कोरोना के मार से, या इधर जो आंधी तूफान सबसे प्रभावित किसान भाई भी हुए हैं, उनके लिए भी होना चाहिए था। अब लॉकडाउन 4 का क्या रंग और क्या रूप होगा, उसके बाद ही उस पर कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है। लेकिन अब लॉकडाउन 3 चलते हुए पैसेंजर ट्रेन शुरू हुई। हमको लगता है कि जिस तरह का न्यूज़ आ रहा है उसमें जहाज़ भी शुरू होने को है। तो अब उसका रंग रूप देखा जाए तब फिर उस पर कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है। अभी तो जो स्थिति है वो देश के सामने विकराल स्थिति है। 70,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके, 2-2,500 लोगों ने दम तोड़ा, काल कलवित हुए भिन्न भिन्न राज्यों में। और उससे भी जो सबसे बड़ी बात आज जो मैं देख रहा था कि प्रधानमंत्री जी के राज्य और उनका पुराना राज्य महाराष्ट्र दोनों मिलके 45% अकेले संक्रमण का पेशेंट उन दोनों राज्यों से है। ये दोनों विकसित राज्य हैं कहे जाते हैं आज़ादी के बाद से ही, और यहीं जब काबू नहीं हो पा रहा है तो प्रधानमंत्री जी को सोचना पड़ेगा कि जो कम विकसित राज्य हैं, जो पिछड़े राज्य हैं, उन राज्यों को कैसे सहूलियत ज़्यादा से ज़्यादा दी जा सके। पीएम केयर्स में क्योंकि राज्य सरकारों की रेवेन्यू पूरी तरह से ठप है, ज़्यादातर वो जीएसटी का रिएम्बर्समेंट के ऊपर ही निर्भर करता था, और पीएम केयर्स से उम्मीद थी कि कुछ पैसा जाएगा, लोगों के पास पहुंचेगा, तो वो सहायता नहीं पहुंच रही है। जो पीपीई किट्स हैं जो प्रोटेक्शन के लिए, वो जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से नहीं मिल रहे हैं। जो टेस्टिंग किट्स हैं वो नहीं मिल रहे हैं, और जो व्यापक पैमाने पर टेस्टिंग होना चाहिए तो उसमें वो सहूलियत नहीं हो रही है, जो कि जिसको कोरोना को काउंटर करने के लिए। तो इसलिए सुझाव तो अनेक आए हैं, लेकिन हम उम्मीद रखेंगे कि अब की बार प्रधानमंत्री जी ये अवश्य बताएंगे कि क्या क्या सुझाव आए, क्या क्या सुझाव मान्य किए गए, और क्या क्या सुझाव जो आए जिसको नहीं मान्य कर रहे तो उसके कारण क्या है, और कितना पैसा राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता राज्य सरकारों को देंगे, और कितने अधिकार राज्य सरकारों पे छोड़। देखिए, ममता जी वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, और उनका केंद्र सरकार से तनातनी हमेशा चलती रहती है।
कोरोना से संबंधित लॉकडाउन से पहले से ही, और वहाँ पर राज्यपाल की भूमिका के बारे में भी प्रश्न उठते रहे हैं। लेकिन उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से कहा कि हम सब मिलके कोरोना को फाइट करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि सब राज्य सरकारों के साथ बराबर का व्यवहार होना चाहिए। हमें जो सुविधा है मिलनी चाहिए वो हमें सुविधा मिले, अवश्य मिले। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब आप ट्रेन चला रहे हैं, जब आप बस चला रहे हैं, तो फिर लॉकडाउन कहाँ से रह गया? लॉकडाउन से कोई माने नहीं है, क्योंकि बाहर से जितने भी केसेज आए वो बाहर से जो यात्री आए, जो दूसरे देशों से आए, उन्हीं के माध्यम से यहाँ पर लॉकडाउन फैला। अगर समय रहते हम लोग इसके ऊपर ध्यान दे लिए होते तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कोई कोरोना के केस। क्या बताएंगे हमें? कुछ इस लॉकडाउन के एग्जिट में कुछ समझ में आए? मगर जहां तक मुझे समझ में आए, आप ये फाइनेंशियल पैकेज दे रहे हैं, मगर हमारी श्रमिक भाइयों और बहनों का कोई वास्ता नहीं। उन लोगों को कोई सहूलत अभी तक तो कहा नहीं गया है। तो ये बताने का क्या तरीका है? ऐसे तो हमने कई बार सुन चुके हैं कि ये होने वाली है, वो होने वाली है, मेड इन इंडिया होने वाली है। आज हम पीपीई किट्स हम तैयार कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। जान खतरे में है, भारत बना सकती है ये हम भी जानते हैं, मगर श्रमिक भाइयों और बहनों का हालात का एक लफ्ज अभी तक हमने सुना नहीं। क्या हमें नजर नहीं आ रही है कहाँ तक वो लोग पैदल चलते चलते जा रहे हैं, पाँव पे छाले, हाथ खाली, जेब खाली, और कोई उम्मीद नहीं कि घर तक भी पहुंचेंगे या नहीं। अफसोस इस बात की है कि प्रधानमंत्री जी साथ साथ ये कह दें कि उन लोगों के लिए वो क्या सहूलत पकड़ाएंगे, क्या पहुंचाएंगे। तो लॉकडाउन 4 की शुरुआत जब होगी तब होगी, लेकिन उससे पहले जो आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है उसको लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि इस तरीके से ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन कितनी मदों में किसको सहायता मिलेगी ये आने वाले वक्त में क्लियर हो जाएगा। यानी कि शाम 4 बजे वित्त मंत्री की तरफ से बाकायदा इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और उसी में ही यह क्लियर हो जाएगा कि किन मदों पर यह राशि बांटी गई है। वहीं तमाम अगर सत्ता पक्ष की हम बात करें तो वो इसको संजीवनी के तौर पर देख रहा है। सत्ता पक्ष का मानना है कि इससे लोगों को मदद मिलेगी और जो स्थितियां अभी डगमगाई हुई हैं वो भी पटरी पर आएंगी। लेकिन एक तरफ सत्ता पक्ष इसको संजीवनी के तौर पर देख रहा है, विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है और सत्ता पक्ष ने यह तक विपक्ष को कह दिया है कि वो ऐसे संकट की घड़ी में राजनीति ना करे, सबके सहयोग की जरूरत है, तभी स्थितियों से उबरा जा सकता है। आइए सुन लेते हैं। और हम सब आभारी हैं कि आज कोरोना संकट से उभरने के लिए देश के गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के लिए और प्रवासी श्रमिकों के लिए फेरी नीति से आच्छादित होने वाले ठेला, खोमचा, रेहड़ी, पटरी व्यवसायी या अन्य रोज कमाने वाले उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। 20 लाख करोड़ रुपए के इस आर्थिक पैकेज के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि इस बड़े आर्थिक पैकेज के माध्यम से न केवल उत्तर प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर, जिसे हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने का प्रयास किया। कोरोना संकट के कारण उनके सामने कुछ विषम स्थितियां आई थी। ये आर्थिक पैकेज उन्हें एक बार फिर से आगे बढ़ने के लिए एक नया संबल होगा। 20 लाख से अधिक जो प्रवासी कामगार और श्रमिक आएंगे, इन सबको के कल्याण के लिए भी एक नई दिशा हमें प्राप्त होगी। प्रदेश में पहले से ही बहुत बड़ी मात्रा में
ठेला है, खोमचा है, रेड़ी है, पटरी व्यवसायी हैं और अन्य फेरी नीति से आच्छादित होने वाले बहुत बड़ी मात्रा में वे लोग हैं जो डेली अपना कमाते हैं, खाते हैं। ऐसे लगभग 15 लाख की संख्या में हमारे इस प्रकार के परिवार और उस प्रकार के कार्य करने वाले लोग यहां पर पहले से मौजूद हैं, जिन्हें हम लोगों ने पहले ही कोरोना संकट आने के तत्काल बाद भरण पोषण की व्यवस्था की थी। उन सबको भी एक नया संबल इससे प्राप्त होगा। कि राहुल जी हों या ममता जी, उनको अच्छी तरह समझना चाहिए कि हम सब की प्राथमिकता सियासत नहीं हो सकती, बल्कि लोगों की सेहत और सलामती हो सकती है। और लोगों की सेहत और सलामती के लिए हमें सियासत को ताक पर रखना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबके साथ और सबके विश्वास के, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको विश्वास में लेकर के इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे लड़ रहे हैं। और हमें पूरा यकीन है कि इस पेंडेमिक को हम परास्त भी करेंगे और साथ ही साथ ये जो चुनौतियां हैं उससे हमें निजात भी मिलेगी। आज रेल पटरी पे आई है, ज़िंदगी भी पटरी पे आएगी, जान भी और जहान भी दोनों मजबूती के साथ चलेगा। और हमारा मानना है कि जिस अनुशासन के साथ, जिस संयम के साथ देश के लोगों ने सभी दिशा निर्देशों का बाइनलाज पालन किया है, उसका नतीजा है कि हमारे देश में, दुनिया में जहाँ इतनी इस चुनौतियों की, तमाम तरह की चुनौतियाँ बढ़ती रहीं, हमारे देश में उस पर काबू पाने में बहुत मददगार साबित हुआ है। निश्चित तौर से अभी चुनौतियां हैं, हमें इसी संयम से, इसी अनुशासन के साथ। इसीलिए मैंने कहा ना कि राहुल जी को एक बात हम कहना चाहते हैं, या कांग्रेस के लोगों को भी, कि एक बात उनको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि उनको सियासत करने का अभी बहुत वक्त मिलेगा। इससे पहले भी काफ़ी करते रहे हैं, अभी भी आने वाले दिनों में भी बहुत वक्त मिलेगा। लेकिन अभी कुछ दिन के लिए जो है वो अपनी जो सियासी सोच है उसको जो है वो एक ताक पे रख दें, उसको जो है रेस्ट दे दें, उसको हॉलीडे करने दें, और जो है वो लोगों की सेहत और सलामती की सोच के साथ काम करें। भी देश से मांगनी चाहिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल साहब अब जनता से सजेशन मांग रहे हैं, जबकि दिल्ली में आज सबसे ज्यादा संख्या बढ़ी है और सबसे ज्यादा मौत हुई है। क्योंकि दिल्ली में 400 से ज्यादा संख्या बढ़ना, इतनी मौत होना, ये बहुत दुखद है। और केजरीवाल साहब बड़ी देर कर दी उन्होंने सजेशन मांगते मांगते। अभी तक उन्होंने वह सब निर्णय किए जो खुद से किए, कोई सजेशन नहीं मांगा जनता से। अब वो सजेशन मांग रहे हैं। उनको पहले ही जन सहयोग और सजेशन मांगना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल उन चीजों को ध्यान में नहीं रख रहे जिन चीजों का ध्यान देने को कहा गया था। उन्होंने शराब की दुकान तो खोली, लेकिन वहां सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन कराने में वो पूरी तरह कामयाब नहीं हुए। प्रधानमंत्री जब भी कोई निर्णय करते हैं तो वो राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह करते हैं, एक्सपर्ट से सलाह करते हैं, फिर निर्णय करते हैं। दिल्ली में भी, क्योंकि देश की राजधानी है, अरविंद केजरीवाल साहब को सलाह मशवरा कर निर्णय करने चाहिए। लेकिन दिल्ली में जिस तरह संख्या बढ़ी है कोविड-19 की, और जिस तरह मौतों की भी संख्या बढ़ी है, ये बहुत मुख्यमंत्री के साथ बैठक की है, सारे एक्सपर्ट से राय लिया है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए पहले भी कई लॉकडाउन किया गया है, लेकिन जितने भी लॉकडाउन किए गए उसमें एक्सपर्ट की राय लेकर ही वो निर्णय किया गया। अगर प्रधानमंत्री जी ने पहले ये 3 लॉकडाउन न किया होता तो हमारे देश की स्थिति भी यूरोप और अमेरिका जैसी होती। आज भी दुनिया के मुकाबले अगर कोरोना वायरस हमारे देश में उसकी संख्या कम है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है ये कि प्रधानमंत्री ने एक सही वक्त पर सही निर्णय किया। तो ये तमाम प्रतिक्रिया आपने सुनी है। हालांकि आर्थिक पैकेज को लेकर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। विपक्ष इसको जिस तरह से तमाम तरीके के आरोप लगा रहा है, लॉकडाउन को लेकर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ रूलिंग पार्टी इसको संजीवनी की तरह देख रही है। यानी कि आने वाले वक्त में तमाम छोटे जो उद्योग हैं जिनकी कमर पूरी तरह से टूट चुकी है इस लॉकडाउन के दौरान, उनको मदद मिलेगी। अगर छोटी इंडस्ट्रीज खुलती है तो जाहिर सी बात है कि मजदूरों को रोजगार भी मिलेगा। आने वाले वक्त में स्थितियां सामान्य भी होंगी। एक कॉलर है चंडीगढ़ से, जगदीश सिंह है। जगदीश सिंह जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर, मेरी समझ से तो ये बड़ी अच्छी बात है प्रधानमंत्री जी ने किया, लेकिन इसको संचालन करने वाले और इसको
सही रूप से मतलब देख रेख करने वाले जो लोग हैं, अब कहाँ तक इसको कितना पहुंचाएंगे। अब जैसे मनरेगा में सबसे बड़ा चीज है कि सिस्टम को दुरुस्त रखने की बात है ना। मनरेगा आप गांव में चले जाइए, वहाँ प्रधानों का ऐसा खेल है कि कितने फर्जी नाम और वो सब आज भी चल रहे हैं, तो कहाँ तक शुद्ध मजदूरों तक पहुंचता है। लेकिन जगदीश जी, जो ब्लूप्रिंट है वो शाम तक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी तो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होना बाकी है। खुद वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद क्लियर होगा। लेकिन जो आर्थिक पैकेज दिया गया है, क्या आपको लगता है कि इस पैकेज की डिमांड तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी? क्योंकि इस तरह से जो पैकेज अब मिला है, एक राहत लोगों को मिलेगी। छोटे उद्योगों पर अब फोकस किया जा रहा है, और छोटे उद्योगों पर आपको पता है कि जो तमाम मजदूर हैं इस वक्त जो प्लान करने के लिए मजबूर हैं, उनकी कितनी मदद होती उस वक्त अगर छोटी इंडस्ट्रीज पर फोकस होता। जी, अगर यही काम थोड़ा पहले किए होते ना, ये अगर पहले किए होते तो इसका बेनिफिट, आज मजदूर तो घर चले गए, छोटे छोटे मजदूर जो हैं बहुत ज्यादा लोग तो घर चले गए। अब गांव में जा करके गांव का माहौल बिहार उहार में कहाँ इतना अच्छा जो है वो व्यवस्था है, न साधन है, न कुछ है उस ढंग का। वहीं भी बहुत पिछड़ा इलाका है, सब वो कहाँ हो पाएगा। तो हमारे समझ से तो ये पैकेज थोड़ा इनको पहले करना चाहिए। और सिस्टम में अभी बहुत गड़बड़ी है सर। पैकेज तो देंगे जिस हिसाब से, आज भी सिस्टम में बहुत ही गड़बड़ी, बहुत गलत चल रहा है। अभी जा करके चेक इन कराइए। हमारे गांव में कई गांव हैं जहां मैं देखता हूँ मनरेगा वगैरह में बहुत फाल्स चल रहे हैं, फाल्स नाम चल रहे हैं। कितने लोगों का फाल्स ये सम्मान निधि का बना हुआ है, कितने लोगों का ये बीपीएल कार्ड है, कितने लोगों के बहुत कुछ फाल्स चल रहे हैं जी। लेकिन जगदीश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने का सब इंतजार कर रहे थे कि पीएम मोदी ने जो टाइम दिया गया था कि मैं देश को संबोधित करूंगा, लोगों को उम्मीद थी कि मजदूरों और किसानों के बारे में भी वो जरूर कुछ ना कुछ बोलेंगे, क्योंकि मांग लगातार यही थी कि एक आर्थिक पैकेज, एक विशेष पैकेज इनको भी दिया जाए अलग से। उसकी ये जो आर्थिक पैकेज है उससे हटकर किसानों और मजदूरों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए था, लेकिन एक लफ्ज तक उन्होंने नहीं बोला है। हालांकि अब जो पैकेज दिया गया है उसी से ही लोगों को उम्मीद भी है। क्या आपको लगता है कि मजदूरों को लेकर वाकई सरकार गंभीर है या फिर सिर्फ हवाबाई बातें होती है? ये सर, ये अगर ये इतने गंभीर रहते ना, लुका छुपी नहीं खेलते, अपने डायरेक्ट ये बोलते। वित्त मंत्री पर दुनिया पर सरकारी कर्मचारियों पर फेंक रहे हैं। ऐसे आप जो है लाल किले से पिछड़े वर्ग के लिए घोषणा कर रहे हैं कि मैंने सम्मान दे दिया। वो जो इन्होंने दिया था, क्या नाम है, उनको मारपीट में जो अधिकार दिया था, वो केस उसका सजा वजा का, उसके लिए कानून बनाया था। वही जब हल्ला हुआ तो मध्यम वर्ग के 10% का चारा फेंके हैं, वो भी चारा सामान्य वर्ग के लिए, वो भी गलत तरीके के ही चारा है जी। तो ये तो इनकी राजनीति का पुराना खेल है। और जहां तक मेरा उम्मीद है कि इससे कोई बहुत बड़ा मध्यम वर्ग और किसान को फायदा होने वाला नहीं है। नाम किसान का बदनाम है लेकिन काम कुछ नहीं है इनके द्वारा। लेकिन जगदीश सिंह, जो लॉकडाउन 4 का बार बार जिक्र हो रहा है कि अब 17 तारीख को या 18 तारीख को क्लियर हो जाएगा आगे लॉकडाउन को लेकर क्या करना है, लेकिन पूरे जो कयास है वो यही लगाए जा रहे हैं कि लॉकडाउन और आगे बढ़ेगा, यानी कि लॉकडाउन 4 की शुरुआत होगी। क्या आपको लगता है कि किन शर्तों के आधार पर सरकार लॉकडाउन की आगे बढ़ा सकती है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लंबे समय से सब कुछ बंद पड़ा है और लोगों के सामने परेशानी भी है। कुछ शर्तों के साथ अब करेंगे। देखिए, अब इतना लंबा लॉकडाउन चलाने का मतलब अर्थव्यवस्था को बहुत बुरा, लोगों पर भी कितना संभालेंगे। ये थोड़ी मोड़ी आबादी थोड़ी ना, 130 करोड़ की आबादी है। और एक इसमें जो है इतना लंबा लॉकडाउन बहुत हो गया। जहां तक उम्मीद है कि शर्तों के आधार पर कुछ छूट उठ देकर कुछ न कुछ तो ये अब खोलना ही पड़ेगा। जहां तक उम्मीद है खोलेंगे। 18 के बाद हमको कम चांस है कि लॉकडाउन बढ़ाएं ज्यादा दिन तक। बिल्कुल जगदीश सिंह जी, लेकिन आपको क्या लगता है कि हालात जिस तरह से बने हुए हैं, आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में लंबे समय तक घर भी नहीं बैठा जा सकता, क्योंकि अगर कामकाज नहीं आगे चलेगा तो आर्थिक स्थितियां बहुत ज्यादा डगमगा सकती हैं। हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन 3 में ट्रेनें चल पड़ी हैं। उम्मीद यह है कि आने वाले वक्त में जो फ्लाइट्स हैं वो भी उड़ान भरना शुरू कर देंगी, सब कुछ पटरी पर होगा। लेकिन क्या अब हम समझें कि इस वायरस के साथ हमें जीना होगा, क्योंकि अब लंबे समय तक तो घर नहीं बैठ सकते और यह भी कह दिया गया है कि ये तो बहुत लंबे समय तक ये इस तरीके की प्रोसेस चलती रहेगी। बिल्कुल सर, इसमें आदत डालनी पड़ेगी। आम लोगों को भी इससे जुड़ना होगा, इसका आदत डालना पड़ेगा और इसमें साथ चलना पड़ेगा। बैठने से काम जहां तक उम्मीद है कि चलने वाला नहीं है, नुकसान ही है, इसलिए कि ये लंबी बीमारी चलने वाली है। अभी कई वैज्ञानिकों का शोध आया था कि ये अभी आगे तक, कुछ लोग कह रहे थे गर्मी में खत्म हो जाएगा, तो बरसात में कहाँ खत्म होने का नाम ले रहा है। जी। लेकिन इसमें बार बार लोगों से यह भी तो अपील की है कि अगर इस तरीके की आदत डालकर हमें चलना होगा, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि टारगेट हमें अपना अचीव करना है और इसके साथ संघर्ष भी हमें करना है। लेकिन सावधानियां जो बार बार बरतने की बात की जाती है कि मास्क लगाकर आप निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का आप ख्याल कीजिए, ऐसा तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अगर इसी तरीके से लोग लापरवाही बरतेंगे तो आने वाले वक्त में तो आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ेगा।
बिल्कुल जी लापरवाही बरतेंगे तो इसके लिए आम जनता को भी सुधरना होगा, आम जनता को इस पर ज्यादा ध्यान देना होगा और अपने आप में बचना होगा, अपना सुरक्षा और खुद में सुरक्षित रहना है। जी। अगर आप अपने सुरक्षित नहीं रहेंगे तो सबसे बड़ा खतरा आपके लिए खुद ही है। जहां तक अपनी सुरक्षा और अपनी व्यवस्था बनाइए, बना के इसके साथ चलने का आदत डालना पड़ेगा। ठीक है। और निश्चित रूप से इसको ऐसा ही करना पड़ेगा, तभी जो है हम सफल हो पाएंगे। जी जी, चलिए जगदीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। यशपाल सिंह है गाजियाबाद से। यशपाल जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। चलिए लगता है शायद डिस्कनेक्ट हो चुका है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप अपना जो सुझाव अपनी राय है वो आप शेयर कर सकते हैं। लगातार ये नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर पर कॉल कीजिए। आर्थिक पैकेज पर जो सियासत शुरू हुई है, ये आर्थिक पैकेज वाकई कितना मददगार साबित होगा। हालांकि अब तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि इस आर्थिक पैकेज में कितनी रकम कहां पर यह खर्च की जाएगी, लेकिन सवाल ये भी है कि इस तरह से जो कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं उसको लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है। उनका यह भी कहना है कि इस आर्थिक पैकेज की मांग तो बहुत पहले से थी, पहले ही इसका ऐलान कर देना चाहिए था, लेकिन इतनी देर बाद जो पैकेज का ऐलान किया गया है उसमें मजदूरों का कितना ख्याल रखा गया है, किसानों का कितना ख्याल रखा गया है, छोटे उद्योग जो हैं उस पर कितना फोकस किया गया है। क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन की सबसे ज्यादा मार मजदूरों पर पड़ रही है, किसानों पर पड़ रही है। आलम यह है कि ओलावृष्टि से किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं और जो फसल कटकर सुरक्षित घर पहुंची भी थी वो मंडी तक नहीं पहुंच पाई है। लॉकडाउन के चलते तमाम परेशानी का सामना उनको करना पड़ा। और राजनीतिक एक्सपर्ट अरविंद जयतिलक इस वक्त फोन लाइन पर है। अरविंद जी, सबसे पहले स्वागत है आपके एनबी न्यूज में। सर जी धन्यवाद सर। सर, जिस तरीके से आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है, तमाम विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही है। सवाल यह भी है कि ये जो पैकेज है ये तो पहले इसका ऐलान हो जाना चाहिए था, जिस तरह से संकट इस वक्त बना हुआ है। लेकिन सवाल दूसरा ये भी है कि जो संबोधन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, पैकेज का ऐलान तो कर दिया, अब ये नहीं पता कि किसके हिस्से में कितना आएगा, कहां पर कितना खर्च होना है। और किसानों को, मजदूरों को लेकर एक शब्द तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नहीं बोला गया। देखिए, विपक्ष का काम ही जो है सरकार की खिलाफत करना, मुखालफत करना और उसमें नींद में निकालना होता है, तो उसका कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है। क्योंकि विपदा का समय है, तो प्रधानमंत्री जी द्वारा जो राहत पैकेज का ऐलान किया गया है यह स्वाभाविक रूप से जो है स्वागत योग्य है। दुनिया के सारे देश, चाहे वो विकसित हो, विकासशील हो, इस आपदा से निकलने के लिए अपने अपने ढंग से लड़ाई लड़ रहे हैं। और आर्थिक पैकेज भी एक बहुत बड़ा लड़ाई का जो है हथियार होता है। और भारत सरकार पहले भी की है राहत पैकेज का ऐलान, और अब जो कल हुआ है वो बहुत बड़ा पैकेज है। निसंदेह जो है, जो चतुर्थी क्षेत्र जो है, चाहे वो किसानों का मसला हो, कामगारों का मसला हो, मजदूरों का मसला हो, या छोटे बड़े जो लघु उद्योग हैं, कल कारखाने हैं, मध्यम श्रेणी के लोग हैं, निसंदेह जो है सरकार की कोशिश होगी कि राहत पैकेज के जरिए सबको जो है उस पर मरहम लगाया जाए और जो कल कारखाने हैं उसके पहिए को जो है गति दी जाए। तो इसको जो है 2-3 संदर्भों में देखा जा सकता है। और रही बात विपक्ष की आलोचना की, तो स्वाभाविक है, भारत लोकतांत्रिक देश है, विपक्ष को आलोचना का अधिकार है। बिल्कुल, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन विरोध करना। लेकिन सवाल यह भी है कि विपक्ष की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि जो आर्थिक पैकेज है वो तो तमाम राज्यों की तरफ से पहले से भी डिमांड की जा रही थी, क्योंकि उससे पहले हम देख रहे हैं कि तमाम राज्यों में स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। रेवेन्यू के साधन बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। तमाम तरीके की प्रतिक्रिया विपक्षी पार्टियों की तरफ से आ रही है कि जब राज्यों की तरफ से डिमांड की गई उस वक्त तो गंभीरता से विचार नहीं किया गया मोदी सरकार की तरफ से। अब एकदम से सारे अधिकारों को अपने हाथ में लेकर अपनी मनमानी पर उतारू है। अरविंद जी अरविंद जी, तमाम विपक्षी पार्टियों और तमाम जो राज्यों की सरकारें हैं उनका यही आरोप है कि जो जितने भी अधिकार हैं वो सब राज्य सरकारों पर छोड़ देने चाहिए, फिर चाहे वो लॉकडाउन की डेट को लेकर हो और या फिर आर्थिक पैकेज की मांग पहले से की जा रही थी राज्यों की तरफ से, उस पर गंभीरता से विचार नहीं किया मोदी सरकार ने। देखिए, विपक्ष या जो गैर भाजपा शासित सरकारें हैं उनका अपना एक जो है लक्ष्य है, धारणा है, या एक अपने उनका एक तर्क है, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। लेकिन एक भारत जो है फेडरल सिस्टम है, एक संघीय ढांचे के तहत है, तो केंद्र सरकार की एक अपनी बड़ी भूमिका होती है। कल की तारीख में अगर मान लीजिए कि लॉकडाउन फेल होता है या तो बीमारी बहुत तेज गति से बढ़ती है, तो यही जो राजनीतिक दल है, जो सरकारें हैं, जो गैर भाजपा शासित सरकारें हैं, सरकार को ब्लेम करेंगी कि उसने जो ठीक ढंग से काम नहीं किया। तो नहीं अरविंद जी, राज्य सरकारों की तरफ से दरअसल ये सवाल उठाया जा रहा है कि हमारे पास रेवेन्यू का कोई भी साधन नहीं है, राजस्व नहीं हो पा रहा है, बहुत घाटे में इस वक्त तमाम राज्य हैं।
हमने मदद की मांग की थी मोदी सरकार से, लेकिन गंभीरता से हमने अपने सुझाव भी रखे, लेकिन उस पर फोकस नहीं किया गया। सारे अधिकार मोदी सरकार अपने हाथ में रखना चाहती है, यानी कि लॉकडाउन को लेकर अगर राज्य सरकारों से पूछा जा रहा है कि क्या स्थिति है, तो उसी हिसाब से राज्य सरकारों पर छोड़ देना चाहिए आगे का डिसीजन। नहीं, ऐसे ऐसे नहीं होता है ना। राज्य सरकारें देखिए, कोई उसका जो है सीमांकन तय नहीं है। अगर राज्य सरकारों को लॉकडाउन के संदर्भ में पूरी तरह से छूट दे दिया जाए तो स्थिति बिगड़ भी सकती है। इसका नकारात्मक पहलू भी है। जहां तक रेवेन्यू का सरकार है तो केंद्र और राज्य का जो वित्तीय बंटवारा है उसी के तहत ही जो है बंटवारा होता है। निसंदेह जो है केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह जो है राज्यों की मदद करे, क्योंकि उनका रेवेन्यू कमजोर हुआ है। लेकिन इसको बड़े पैमाने पर देखा जाना चाहिए। अब तमाम विश्लेषक तो ये भी कह रहे हैं, जो आर्थिक समीक्षा के लिए सरकार को जो है बड़े पैमाने पर रुपए की छपाई करनी चाहिए और राज्य सरकारों को देना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर महंगाई की दर क्या होगी? राजकोषीय घाटा इसी तरह बढ़ता जा रहा है, जीडीपी का दर गिरता जा रहा है। तो इसको देखिए, राज्य और केंद्र मिलकर के रणनीति बना करके ही देश की अर्थव्यवस्था को सुधार सकते हैं। और सभी राज्यों को अगर दे दिया जाए कि अपने हिसाब से काम करें, मनमानी ढंग से काम करें, तो हमारे समझ से न तो अर्थव्यवस्था के लिए सही रहेगा, न समाज के लिए सही रहेगा। बिल्कुल अरविंद जी, लेकिन आपको क्या लगता है कि अब तक जो आंकड़ा बढ़ा है, क्योंकि बार बार गाइडलाइन जारी होती है गृह मंत्रालय की तरफ से, लेकिन वो फॉलो नहीं होती, क्या आपको लगता है कि कोई तालमेल की भी कमी यहां पर देखने को मिल रही है? क्योंकि लगातार सवाल महाराष्ट्र सरकार पर भी खड़े हो रहे हैं, बंगाल सरकार पर भी खड़े हो रहे हैं कि जो गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से आंकड़ा भी बढ़ रहा है, मजदूरों को, किसानों को परेशानी भी हो रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो गाइडलाइन के संदर्भ में एक बात और ध्यान रखना होगा कि राज्यों की जो विशेष परिस्थितियां हैं उसको अगर ध्यान में रख करके गाइडलाइन अगर बनाया जाए तो हमारे समझ से थोड़ा बेहतर होगा। तो कहीं ना कहीं तालमेल का अभाव है। अब देखिए, जमीन पर हालात कुछ और होते हैं और जो है उसको देखने का नजरिया कुछ और होता है। तो अगर देखने का नजरिया जो है जमीन को टटोल करके अगर रणनीति बनाई जाए, रोड मैप बनाई जाए, तो हमारे समझ से बेहतर होगा। तो कहीं ना कहीं इसके बीच तालमेल की कमी है। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह भी होता है कि देखिए, जब एक पार्टी की जब सरकारें होती है तो गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाता है, लेकिन जब दूसरे पार्टी की सरकारें होती है तो अपने हिसाब से करती है, उसका राजनीतिक लाभ हानि भी उसमें। बिल्कुल अरविंद जी, लेकिन पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। लेकिन जो संकट की घड़ी है इसमें राजनीति से ऊपर उठना चाहिए तमाम राज्य की सरकारों को, क्योंकि अगर मिलजुल कर सबका सहयोग होगा तभी संकट से उबरा जा सकता है। यानी कि आप राजनीति करते रहे, बड़े स्तर पर राजनीति हो रही है, छोटे स्तर पर तो मजदूर और किसान पिस रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह। देखिए, राजनीति मौके की मोहताज होती है। भारत राजनीतिक रूप से जो है बहुत महत्वपूर्ण देश है और लोकतांत्रिक देश रूप में भी। लेकिन आप देखें कि सियासी जो दलों का जो एक चरित्र है वह कहीं ना कहीं जो है विश्रृंखल है और वो हमेशा जो है संकट की घड़ी में भी और राजनीति तलाशते रहते हैं। आपने पश्चिम बंगाल का मामला देखा अभी कि चंद रोज पहले किस तरह ट्रेनों को लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार भेजी, किस तरह से वहां पर जो अंतर मंत्रालय समूह भेजा गया उसको लेकर के विरोध हुआ और किस तरह से राजनीतिक रोटियां सेकी गई। तो दुर्भाग्यपूर्ण देश का है ही है। वो कहीं ना कहीं जो है विपदा के समय में भी राजनीतिक दल जो है अपना लाभ हानि का, मुनाफाखोरी का ये जो है मामला तलाशते रहते हैं। यह देश की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल। चलिए अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। कॉलर हैं बरिंदर हैं इस वक्त फोन लाइन पर। बरिंदर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। जी सर, मैं लुधियाना पंजाब से बात कर रहा हूँ सर। जी सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पीएम ने हमें जो पैकेज दिया है तो उस पैकेज को दिया है, लेकिन डायरेक्ट जैसे सर पहले 2-2 हज़ार रुपये मजदूरों के अकाउंट में जो आए थे तो ऐसे वो बिल्कुल सही था। पर ये पैकेज जो दिया है ना 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया है जी, पर ये मजदूरों जो गरीब जनता है उनके हाथों में तो आने वाला ही नहीं है, क्योंकि जो बीच में लोग होते हैं वही खा जाते हैं ज्यादातर तो। जी जी। लेकिन बरिंदर, जिस तरह से अभी संकट की घड़ी है उसमें ये 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज है, अभी ये कितनी मदों में कितना ये बांटा जाएगा? फिलहाल ये तो शाम को 4 बजे के बाद ही क्लियर हो पाएगा जब वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो ये पैकेज दिया गया है उससे अब आने वाले वक्त में स्थितियां सुधरती भी नजर आएंगी? सर, इससे मतलब क्या है, मेन मजदूर है जो लोग झुग्गियों में रह रहे हैं उनकी स्थिति को देखते हुए डिसीजन लिया जाए तो बेटर है। लेकिन बरिंदर, जिस तरह से इस पैकेज का ऐलान किया गया है, यानी कि जो छोटे उद्योग हैं उस पर भी फोकस रहेगा सरकार का, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो छोटी इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है और छोटी इंडस्ट्री में जो तमाम वर्कर्स हैं वो अपने घरों की तरफ प्लान करने के लिए मजबूर हैं। अब जब इंडस्ट्री खुलेगी, उनके पास पैसा पहुंचेगा तो रोजगार उनको भी मिलेगा। आप कह रहे हैं डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे डाल दें तो वो समस्या का समाधान नहीं है। शॉर्ट टाइम के लिए काम चल सकता है लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए काम नहीं आएंगे। जी सर, जैसे मतलब जिसके कोई फैक्ट्री वगैरह है, जिनके पास मजदूर है, जी ठीक है, ये हमारे भी फैक्ट्रियां, हम भी मजदूर रखे हुए हैं, पर हमने उन्हें कंट्रोल करके रखा है, वो तो कहीं नहीं भागेंगे ना।
वो हम प्रबंध करना पड़ेगा। जैसे हम उन्हें ना सैलरी दे, ना उन्हें खाने को दे, तो भाग जाएंगे। आर्थिक स्थिति अपने आप खराब कर रहे हैं ना, हम लोग ही कर रहे हैं ना फिर। जी जी, चलिए वरिंदर, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। और चलिए बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सिख विरोधी दंगा, ये पूरा मामला है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से दोषी सज्जन कुमार को कोई राहत मिलती भी नजर नहीं आ रही है। जमानत याचिका उसकी खारिज कर दी गई है। यह बड़ी खबर, बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेल में आप सुरक्षित हैं, यानी कि जेल में ही रहना होगा सज्जन कुमार को। सिख विरोधी यह दंगा है। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है सज्जन कुमार को, जो कि दोषी हैं। और फिलहाल ये उनको कह दिया गया है कि जेल में ही आप रहेंगे और जेल में ही आप सुरक्षित हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट सामने आया है सज्जन कुमार को लेकर। तो अब तक ये उम्मीद वो जता रहे थे कि हो सकता है शायद जो आज फैसला आएगा उसको लेकर उनको कोई राहत मिल सकती है, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि आपको जेल में ही रहना होगा और जेल ही आपके लिए सबसे सुरक्षित है। यह सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है। 1984 सिख दंगे का यह पूरा मामला है जिसमें ये दोषी पाए गए हैं। और आपको बता दें कि अब कोई राहत इनको नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट भी सामने आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि आप जेल में ही रहेंगे और जेल में आप सुरक्षित भी हैं। तो सिख विरोधी दंगे से जुड़ा यह पूरा मामला है और बड़ी खबर यह आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से दोषी हैं सज्जन कुमार, जिनको कोई राहत नहीं मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सिख विरोधी 1984 में जो सिख दंगे हुए थे उसी के ही ये दोषी हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जेल में ही रहेंगे और जेल ही आपके लिए सुरक्षित है। और वह इस मामले पर एचएस फुल्का का क्या कुछ स्टेटमेंट सामने आया है वो भी सुन लेते हैं। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੇਲ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਬਲਵੰਤ ਖੋਖੜ, ਜੋ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੇ ਨੇ ਪਰੋਲ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਯੂ ਆਰ ਸੇਫਰ ਇਨਸਾਈਡ ਜੇਲ ਦੈਨ ਆਊਟਸਾਈਡ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਲੋਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੇਲ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ, 5-6 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਗਾਤੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਲਵੰਤ ਖੋਖੜ ਤੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਐਕਸਐਮਐਲਏ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ और ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता विनीत कपूर इस वक्त फोन लाइन पर है। विनीत, सुप्रीम कोर्ट से दोषी सज्जन कुमार को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। जिस तरह से उसको उम्मीद थी, वो लाख कोशिश कर रहा था जमानत मिल जाए, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम बात करें सज्जन कुमार की या इस मामले के दो अन्य दोषी होती, जिसमें एक एक्सएमएलए है और एक बलवंत खोखर है, तीनों की तरफ से याचिका डाली गई थी कि उनको पैरोल दी जाए। दो दोषियों ने तो ये कहा था कि सीधे तौर पर उनको जेल के अंदर कोरोना होने का खतरा है क्योंकि उनका स्वास्थ्य पहले ठीक नहीं रहता। सज्जन कुमार इस बात का हवाला दे रहा था कि लगातार उसकी जो सेहत है वो खराब होती जा रही है, उसका वजन जो है वो जेल में घटता सा नजर आ रहा है, इस वजह से उसको पैरोल दी जाए। इसी पर सुनवाई हुई, हालांकि पहले भी सुनवाई हुई थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने तीनों ही याचिकाओं को ये कहते हुए डिसमिस कर दिया कि तीनों ही दोषी जेल के अंदर ज्यादा सुरक्षित हैं, इनको जेल के अंदर कोरोना नहीं हो सकता बाहर की बजाय। तो ऐसे में ये जेल के अंदर ही रहे क्योंकि हीनियस क्राइम में इनका क्राइम आता है। उम्र कैद की इनको सजा है और पहले जो गाइडलाइन जारी हुई थी उसके मुताबिक 7 साल या उससे कम सजा वाले जो कैदी हैं उन्हीं को पैरोल दी जा रही थी। ये उस श्रेणी में भी नहीं आते, तो इस वजह से आज इनको एक बार फिर से बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है। जी
बिल्कुल विनीत, लेकिन जो तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे थे सज्जन कुमार की तरफ से वही उसको भारी पड़े हैं। अब क्या उसके पास कोई ऑप्शन ऐसा बचता है कि यहां से तो उसको कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है? देखिए, अगर सज्जन कुमार की बात करें तो लगातार तकरीबन कह सकते हैं कि 5 से 6 बार वो पहले भी सुप्रीम कोर्ट की बात करें या अन्य कोर्टों की बात करें, उनके माध्यम से पैरोल याचिका जो है वो फाइल कर चुका है कि किसी तरह से उसको जेल से बाहर निकाला जा सके। लेकिन कई बार उसकी याचिकाएं जो हैं वो कोर्ट से निरस्त हो चुकी हैं। अब यही देखने वाली बात रहेगी कि दोबारा कोई याचिका वो कोर्ट में दाखिल करता है और इस बार क्या कुछ हवाला देता है। लेकिन फिलहाल ऑप्शन यही है कि पैरोल की डिमांड जो है वो कुछ समय के बाद दोबारा भी कर सकता है। अब ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसको पैरोल देनी है या फिर नहीं। जी चलिए विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं, जमानत याचिका खारिज कर दी गई है, लेकिन जो खबरें सामने आ रही है नियमित सुनवाई जुलाई में शुरू होगी, यानी कि कंटिन्यू इस मामले पर सुनवाई होगी। फिलहाल अभी कोई राहत सज्जन कुमार को नहीं मिली है। तमाम तरीके के हथकंडे उसकी तरफ से अपनाए गए थे। उसने कहा कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरा वजन घट रहा है, तो मुझे बाहर निकलना होगा, जेल से बाहर मुझे निकालिए, क्योंकि मुझे तमाम परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य का उसने हवाला दिया था, लेकिन वही हथकंडे उसको भारी पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि आप जेल में ही सुरक्षित हैं, क्योंकि बाहर महामारी का डर है। अगर आप बाहर निकलते हैं, बाहर घूमते हैं, तो यह खतरा आपके लिए और भी ज्यादा बढ़ सकता है। यानी कि जितने भी तरीके के बचने के हथकंडे अपनाए गए थे सज्जन कुमार की तरफ से, वही अब उसको भारी पड़े हैं। और आलम यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया है कि आप जेल में ही रहेंगे, जेल में ही आप सुरक्षित हैं। अगर आप बाहर जाते हैं तो आप बिल्कुल भी सेफ नहीं हैं। तो अब जेल में ही रहना होगा सज्जन कुमार को। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं, इस पूरे मामले पर जो नियमित सुनवाई होगी वो जुलाई में शुरू होगी। कंटिन्यू इस मामले पर सुनवाई होगी और आगे क्या कुछ रहेगा ये देखना होगा। आने वाले वक्त में ये क्लियर हो पाएगा, लेकिन फिलहाल अभी कोई राहत मिलती भी नजर नहीं आ रही है। तो सिख विरोधी ये दंगे हुए थे, उसी का ही दोषी है सज्जन कुमार, और जमानत याचिका इसने दायर की थी, लेकिन अब कोई भी राहत इसको मिलती भी नजर नहीं आ रही है। तो चलिए हम बात कर रहे हैं आर्थिक पैकेज की। तमाम प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है और विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। लॉकडाउन को लेकर जो सस्पेंस था वो भी अब क्लियर हो चुका है, यानी कि लॉकडाउन आने वाले वक्त में खुलेगा, क्या क्या शर्तें हो सकती हैं। फिलहाल इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन जो आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है उससे आने वाले वक्त में कितनी मदद मिलेगी, कितनी तस्वीरें बदलेगी। हम देख रहे हैं कि संकट की घड़ी है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गाजियाबाद से एक दर्शक हैं, यशपाल सिंह हैं फोन लाइन पर। यशपाल, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ जी भाई साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरे बेटे की स्टेशनरी किताबों की दुकान है, छोटी सी दुकान है, तो वो भी किराया दिया दुकान का, और घर का खर्चा जब भी बड़ी मुश्किल से चल रहा है, तो क्या इसमें हमको कुछ सहायता मिलेगी प्रधानमंत्री की तरफ से हमको? यशपाल सिंह जी, जो आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है उसमें सभी का ख्याल रखा गया है, फिर चाहे उसमें व्यापारी हो या किसान हो, मजदूर हो, उद्योगों की अगर हम बात करें। हालांकि कितनी मदों में कितना खर्च होना है ये तो शाम 4 बजे क्लियर हो पाएगा, जो ब्लूप्रिंट है, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी वित्त मंत्री की तरफ से। लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में बहुत फायदा मिलेगा, एक संजीवनी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। अच्छा जी, चलो देखते हैं अब क्या होता है। शाम को 4 बजे रिपोर्ट आएगी इसकी, तब मालूम पड़ेगा। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वित्त मंत्री की तरफ से, जो इसका ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट यानी कि किन किन मदों पर कितना खर्च होना है उसका ब्यौरा रखा जाएगा। चलिए यशपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार ये नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं। आर्थिक पैकेज पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। हालांकि सबके सहयोग की बार बार बात की जा रही है कि इस पर अभी राजनीति सियासत करने की जरूरत नहीं है, सबका सहयोग हुआ तभी इस महामारी से निपटा जा सकता है। और ये बात भी क्लियर हो चुकी है कि जिस तरह से ये वायरस अब तेजी से अपने पैर पसार रहा है, इसमें बहुत जरूरी हो जाता है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क लगाना, क्योंकि ये भी कह दिया गया है कि जो भी हमारे टारगेट है, लक्ष्य हैं, उसको भी हमें पाना है और इस वायरस के साथ भी हमें लड़ना है। यानी कि हमें अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है कि इस वायरस के साथ लड़ते हुए हमें काम भी करना है और कंटिन्यू ये रहना चाहिए, क्योंकि तमाम परेशानी का सामना लोगों को इस वक्त करना पड़ रहा है। आर्थिक पैकेज से कितनी राहत मिलेगी, कितनी तस्वीरें बदलेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सरकार की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है। एक कॉलर हैं, अशोक कुमार हैं दिल्ली से। अशोक, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर ऐसा है, हम ना ऑटो चलाते हैं और ये अप्रैल के महीने में हमारे को 5,000 रुपए दिए गए थे जी। तो अशोक जी रखिए अपनी बात, कंटिन्यू आप बोलिए सर। अगर टीवी की वॉल्यूम खोलिए तो बंद कर दीजिए। 2 महीने होने को आ गए हैं।
और अभी तक कोई दोबारा रिस्पांस कोई है ही नहीं। 5,000 रुपए सिर्फ दे के 5,000 रुपए में क्या होता है? या तो ऑटो चलाने की परमिशन दी जाए। नहीं अशोक कुमार जी, हम देख रहे हैं जिस तरह से धीरे धीरे आगे लॉकडाउन बढ़ रहा है उसमें काफी रियायत भी दी जा रही है, और अब तो आने वाले वक्त में लॉकडाउन 4 है उसमें भी काफी ढील दे दी जाएगी। सरकार नहीं चाहती कि सबका कामकाज बंद रहे और इसी वजह से आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया गया है। अशोक जी। हाँ जी जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। बार बार आपसे अपील है कि जब भी आप हमें कॉल करें अपना सुझाव या शिकायत हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो प्लीज अपने टीवी की वॉल्यूम आप कम कर दें, क्योंकि अगर आप टीवी की वॉल्यूम खोलकर कोई सुझाव कोई शिकायत हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपकी आवाज डिले हम तक पहुंचेगी और मजबूर होकर हमें आपका फोन डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो बहुत गंभीर ये मुद्दा है, आपके सुझाव बहुत मायने रखते हैं। ये लगातार तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि जो पैकेज का ऐलान किया गया है वो काफी इंपॉर्टेंट है। खासतौर से किसान, मजदूर, व्यवसाय और उद्योगों की अगर हम बात करें उन पर सबसे ज्यादा इस लॉकडाउन की मार पड़ी है। लंबे समय से छोटे व्यापारी जो हैं वो सबसे ज्यादा परेशान हैं। दुकानें लंबे समय से बंद हैं, बिक्री नहीं हो पाई है। कैसे वो टैक्स भरेंगे, कैसे आगे अपने घर का वो पालन पोषण करेंगे, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। लेकिन आने वाले वक्त में अगर इस पैकेज से उनको राहत मिलती है तो स्थितियां पटरी पर आ सकती हैं। पंजाब से कॉलर हैं राकेश कुमार शर्मा है फोन लाइन पर। राकेश जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर जी सर स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। मेरा एक्चुअली सर ज़्यादा वो नहीं है ना, मैं किसी के विरुद्ध में कुछ बोलना चाहता हूँ। मेरा ये कहना है कि जो मीडियम फैमिली है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। ठीक है सर, जो भी हमें अभी मिल रहा है, जो भी अर्थ पैकेज आ रहा है अर्थव्यवस्था के लिए, तो सर हमारे पास पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा वो कैसे पता लगेगा सर? बिल्कुल राकेश जी, लेकिन इस सबकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है कि कितना राशन या कितना जो मदद है वो पहुंच रही है। दूसरा, आर्थिक पैकेज की अगर मैं बात करूं तो वो डायरेक्ट पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा। दरअसल जहां पर जो आपकी फैक्ट्री है, जो आपका व्यवसाय है, उस पर बर्डन नहीं पड़ेगा। ये आर्थिक पैकेज यही है कि जो छोटे मोटे उद्योग हैं उसको ये मदद दी जाएगी और उद्योग खुलेंगे तो आम लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बिल्कुल जी, तो किस तरीके से राकेश जी आप इसको देखते हैं कि जो आर्थिक पैकेज है वाकई अब इसकी जरूरत भी थी, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से आरोप भी लगाया जा रहा है। आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में कितनी तस्वीर बदलेगी? सर अभी आप देख ही रहे हैं सर कि पंजाब में 1% ही इन्होंने वितरित किया है जो भी हमारा आया हुआ है राशन के लिए। पर सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम फ्यूचर की बात करें चलें, अभी ये नहीं पता कब तक रहेगा। लास्ट मंथ की हमने दे दी है सर, EMI भी आ रही है हमारी। सर हमारे हर जगह जो खर्चे हैं मीडियम फैमिली के, जैसे स्कूल के, जिस तरीके से लॉकडाउन की डेट आगे बढ़ रही है उसमें रियायत भी दी जा रही है। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन 3 की शुरुआत हुई है तो ट्रेनें चल पड़ी हैं और धीरे धीरे अब फ्लाइट्स भी चलेंगी। तमाम जो दुकानें हैं वो छोटी मोटी खुल रही हैं। आने वाले वक्त में अगर लोग समझदारी से काम लेते हैं तो सबको राहत देने का काम सरकार कर रही है। बट सर हमारा लास्ट की बात करूं तो आप देख के चलें कि हमारा जो सिनेरियो था, जो हमारी EMI थी, मतलब कि होम लोन थे, हमारे जो इंश्योरेंस पॉलिसीज है सर, वो सारा कुछ हमारा सर देना पड़ रहा है। जब हम सब कुछ दे रहे हैं तो हम लोग सेविंग कहाँ से करेंगे सर? लेकिन उसके बीच में रियायत भी तो दी है ना, छूट भी दी है। जो ये अभी संकट की घड़ी थी जिसमें ये पूरा लॉकडाउन था उसमें तो कोई दबाव नहीं था किसी कंपनी की तरफ से या बैंक की तरफ से कि आपको EMI भरनी है। इसमें तो आपको छूट दी गई थी, यानी कि आपको जो EMI भरनी है वो आप बाद में भरेंगे। अभी आपको कोई ऊपर बर्डन नहीं है क्योंकि सरकार जानती है किसी के पास कोई रोजगार नहीं है। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बैंक में पता किया था, मैंने कॉल की उनको कि EMI 3 मंथ की हमारे वो आगे एक्सटेंड करने को बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर आगे करेंगे तो हम जो उसका प्रिंसिपल है उसके ऊपर अमाउंट लेंगे। तो सर फिर ऐसे कैसे एक मीडियम फैमिली का बंदा उठेगा सर? दरअसल जितनी संकट की घड़ी है इसमें सभी को छूट दी गई है। छूट मतलब यह है कि EMI तो आपको भरनी है लेकिन अभी नहीं, अभी लोगों के पास रोजगार नहीं है, तमाम परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। अगर बैंक इस तरीके से आपसे मनमानी कर रहा है तो आप जो हेल्पलाइन नंबर उसमें बाकायदा दिए गए हैं, आप वहां पर भी शिकायत कर सकते हैं। बहुत से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से अगर इस तरीके की मनमानी की जा रही है। चलिए राकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी शिकायत हम तक पहुंचाने के लिए। लोगों के सामने परेशानी है, दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। EMI को लेकर जो कंफ्यूजन है दरअसल यह है कि EMI आपको भरनी है लेकिन वो कुछ महीनों की जो छूट दी गई थी बीच में वो EMI आपको भरनी होगी। लेकिन अभी संकट की घड़ी है, इसमें किसी पर कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है। एक कॉलर है सीमा शेख है मुंबई से। सीमा जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। जी सर, मुझे ये बोलना है कि भी लॉकडाउन बढ़ा दिए हैं, ठीक है जी, तो इसमें इतनी तकलीफ हो रही है कि घर घर एक तो कोई आकर पूछता नहीं है, राशन की पैसे की तकलीफ है। और जैसे सरकार ने अभी एक
4 बजे कुछ ऐसा वो करने वाले हैं। तो मेरे को सर वो पूछना है कि हर किसी के बारे में सरकार छोटे छोटे मजदूरों के बारे में पूछ रहे हैं, तो जो सिलाई करते हैं सर उनके बारे में तो सोचा कीजिए कि उनके कारखाने खुले ताकि वो लोग काम पे जाए। जैसे अभी तकलीफ आ रही है घर में सर, हम जहाँ रहते हैं सर वहाँ हमें पानी खरीद के पीना पड़ता है, प्लस जो पानी हम यूज करते हैं उसका पैसा हर महीने हमें देना पड़ता है। तो सर 3 महीने से लॉकडाउन है, घर में पैसे नहीं है, सरकार लॉकडाउन रखी, कारखाने कंपनी सब बंद है, तो ऐसा सरकार जी बिल्कुल सीमा जी, लेकिन जो छोटे उद्योग हैं उसको लेकर भी सरकार कदम उठा रही है, क्योंकि जिस पैकेज का ऐलान किया गया है वो किन मदों में कितना कितना वितरित होगा, कहां कहां खर्च होगा, ये तो शाम को 4 बजे बाद क्लियर हो पाएगा। लेकिन यह है कि छोटे उद्योगों में भी आपका काम आता है, जो आप बता रहे हैं कि सिलाई का काम हम करते हैं, हमारा रोजगार पूरी तरह से ठप है, सरकार उन पर भी फोकस कर रही है, क्योंकि ये डायरेक्ट किसी का अमाउंट किसी के अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, ये छोटे उद्योगों को बढ़ावा सरकार दे रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लंबे समय से बंद है। जब छोटे उद्योग खुलेंगे तो सीधा लोगों को फायदा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो पैसा भी आएगा। बस यही बोलना था सर मुझे कि सरकार हमारे बारे में भी सोचे। बिल्कुल बिल्कुल, सबके बारे में सरकार सोच रही है। आने वाले वक्त में स्थितियां बहुत सामान्य हो जाएंगी अगर सभी मिलजुल कर सहयोग करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। गणपत राय हैं चंदौली से। गणपत जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर मेरे हिसाब से पैकेज तो बड़ी अच्छी बात है और इसके लिए प्रधानमंत्री धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन इसका सदुपयोग ढंग से किया जाए। मान लीजिए इन्होंने तो घोषणा कर दिया, इतना दिया, कहाँ कहाँ कैसे दिया जाए, मॉनिटरिंग का भी मेन इसमें महत्व है। जी सही ढंग से इसकी मॉनिटरिंग जी तो भी जहाँ पे पहुँचाना हो, देना हो, मनरेगा में चाहे जो भी कुछ हो, नहीं तो इस पैसे का कोई भी बहुत बड़ा महत्व नहीं रह जाएगा। सही बात आपने कही है कि जो तमाम बातें हैं वो कागजों में सिर्फ मेंशन हो जाती हैं, धरातल पर वो तस्वीरें नजर नहीं आती। बहुत सही बात आपने कही है कि इसकी मॉनिटरिंग होना बहुत जरूरी है और इस वक्त में, इस हालात में मॉनिटरिंग होना बहुत जरूरी है। हालांकि उम्मीद यही है कि आने वाले वक्त में जो पैकेज का ऐलान किया गया है उससे लोगों को राहत मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा सरकार का फोकस मजदूरों, किसानों पर, उद्योगों पर होना चाहिए। जी जी बिल्कुल जी, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में जब लॉकडाउन 4 की भी अब बात हो रही है कि लॉकडाउन अगर 4 होगा तो उम्मीद यही है कि लोगों को थोड़ी सी ढील मिल सकती है, रियायत मिल सकती है। आपको लगता है कि अब धीरे धीरे हम पटरी पर आ रहे हैं? भले ही ये वायरस जो है अपने पैर बहुत तेजी से पसार रहा है, लेकिन हम क्या अब इसको समझे कि इस वायरस के साथ भी जीना है और कामकाज भी हमें करना है? बिल्कुल सर, हमारे समाज के साथ जीना है, कामकाज भी करना है, आदत डालनी पड़ेगी। अगर हम आदत नहीं डालेंगे इसके साथ जीने की तो इसके सब साथ इससे डर कर कितने दिन हम भागेंगे? हमारी अर्थव्यवस्था पर भी तो इसका असर पड़ेगा। कई दिन हम लॉकडाउन के बीच में रह करके और कैसे हम अपना जीवन भी बिताएंगे? ये इतना जल्दी खत्म होने वाला तो नहीं है जो इस समय चल रहा है व्यवस्था। क्या बिल्कुल गणपत राय जी, लेकिन यह भी कहा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि हमें सावधानियां भी बरतनी होगी, जो कि बिल्कुल भी तस्वीरें नजर नहीं आती। लोग भूल जाते हैं, कुछ घंटों के लिए याद रखते हैं, कुछ दिनों के लिए याद रखते हैं, उसके बाद फिर से लापरवाही की तस्वीरें सामने आ जाती है। यह भी कहा गया है कि हमें 1-2 साल मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। आपको लगता है यह पॉसिबल हो पाएगा, खासतौर से इंडिया की अगर हम बात करें, भारत की बात करें? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल 100% सही है। पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन इसको पॉसिबल बनाना पड़ेगा। अगर जो लोग नहीं बनाएंगे तो और स्थितियों और देशों का स्थिति देख ही रहे हैं, जहाँ की इतनी व्यवस्था होते हुए भी, सारा कुछ सब कुछ सही होते हुए भी कितने तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ तो अभी बहुत कल्याण है, बहुत गुंजाइश है। तो इसलिए इसको हमें मॉनिटरिंग बना करके उस हिसाब से अपने आप जो है आदत बनानी पड़ेगी और इसके तहत जीने का जो है आदत अपना बदलना पड़ेगा और उसके साथ चलना पड़ेगा। गणपत राय जी बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। ललित जोशी हैं उत्तराखंड से। ललित जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत नमस्कार। जी सर स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। मैंने साहब एक ही राय रखी है कि जो पैकेज दिया गया है ये आर्थिक स्थिति से कमजोर व्यक्ति को कुछ का फायदा होगा या नहीं होगा। ललित जी, जिस तरह से जो ये पैकेज का ऐलान किया गया है, ये अलग अलग मदों में दिया जाएगा, फिर उसमें किसान भी आते हैं, उसमें मजदूर भी आते हैं, छोटे उद्योग भी आते हैं, सभी का ख्याल रखा जाएगा। हालांकि कितने मदों में ये डिस्ट्रीब्यूट होना है, फिलहाल ये शाम 4 बजे का हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि वित्त मंत्री बाकायदा इसको लेकर ब्लूप्रिंट वो रखेंगी, कॉन्फ्रेंस वो करेंगे, उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा। जी ललित जोशी जी, टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए सर। अगर आपकी आवाज डिले हम तक पहुंचेगी तो मजबूर होकर हमें आपका फोन डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। कम कर दिया जी। हाँ सर, मेरा केवल एक ही सवाल था कि जो कल आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो पैकेज दिया है उसका थोड़ा सा भी फायदा आर्थिक स्थिति से कमजोर, उत्तराखंड तो वैसे ही सर बहुत ही गरीब देश है।
चलिए ललित जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। और चलिए बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। कोरोना को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कई जवान इससे संक्रमित हुए हैं। सीआईएसएफ के 54 और जवान इससे संक्रमित पाए गए हैं। 24 घंटे में यह आंकड़ा बहुत डबल तक पहुंच चुका है और अब तक सीआईएसएफ के 114 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कोलकाता म्यूजियम में तैनात 37 जवान भी संक्रमित पाए गए हैं। यह आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सीआईएसएफ के ये 54 जवान जो कि कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और यह संख्या बिल्कुल डबल तक पहुंच चुकी है। 24 घंटे में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। जो खबर सामने आ रही है, अब तक 114 ये संख्या पहुंच चुकी है सीआईएसएफ के जवानों की जो कि कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। और ये डराने वाले आंकड़े हैं, बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। लाख कोशिशों के बावजूद भी अब तक इस पर अंकुश नहीं लग पाया है। तो 24 घंटे में ये नए मामले सामने आने के बाद यह संख्या दोगुनी हो चुकी है। सीआईएसएफ के 114 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोलकाता म्यूजियम में तैनात 37 जवान भी संक्रमित बताए जा रहे हैं, जो खबरें अब तक सामने आ रही हैं। तो ये वायरस बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है। आलम यह है कि घंटे के हिसाब से नए नए आंकड़े सामने आने के बाद सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इतनी सावधानी बरत रहे हैं ताकि इस पर अंकुश लग सके। लोगों से बार बार अपील की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। डराने वाले ये आंकड़े हैं। और सीआईएसएफ के ये 54 और जवान जो कि कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और यह संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। 24 घंटे में यह आंकड़ा सामने आया है डराने वाला, और ये टोटल संख्या 114 तक पहुंच चुकी है सीआईएसएफ के जवानों की जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कोलकाता म्यूजियम में तैनात 37 जवान भी संक्रमित बताए जा रहे हैं। सीआईएसएफ के ये 54 जवान जो कोरोना संक्रमित हुए, 24 घंटे का यह आंकड़ा है और इसके बाद यह संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। आलम यह है कि टोटल संख्या सीआईएसएफ के जवानों की 114 तक पहुंच चुकी है जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो तमाम लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं, फिर चाहे डॉक्टरों की बात करें, पुलिस की बात करें या फिर हमारे देश के जवान, वो भी इससे अछूते नहीं हैं। धीरे धीरे ये कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है। आलम यह है कि अब बहुत तेजी से यह संख्या बढ़ रही है और अब जवान भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। अगर वक्त रहते हालात को कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में स्थितियां और भी ज्यादा भयावह हो सकती हैं। फिलहाल अब तक कोई भी वैक्सीन इसकी तैयार नहीं हो पाई है। ट्रायल चल रहे हैं, किसी को सफलता नहीं मिली है और बार बार यही कहा जा रहा है कि अगर इससे बचना है तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, खुद को आपको जो सैनिटाइजर है वो आप अपने पास रखिए, यही इसी से बचा सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि तमाम लापरवाही भी सामने आ रही है और फिलहाल जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, डराने वाले ये आंकड़े हैं। 24 घंटे में बहुत तेजी से इजाफा हुआ और ये संख्या 114 तक पहुंच चुकी है सीआईएसएफ के जवानों की जो इससे संक्रमित हैं और फिलहाल बहुत तेजी से ये आंकड़ा बढ़ रहा है। 54 जवान ये बताए जा रहे हैं सीआईएसएफ के, जो 24 घंटे में ये संख्या बढ़ी है और डबल तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है और अब ये टोटल संख्या 114 तक पहुंच चुकी है सीआईएसएफ के जवानों की जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम राज्यों से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, बहुत तेजी से ये संख्या बढ़ रही है। हालांकि अब तक कंट्रोल इस पर नहीं हो पाया। लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की बात, इस पर विचार विमर्श चल रहा था कि लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो किस तरह से इसमें आगे सावधानियां बढ़ती जाएंगी, क्या क्या ढील इसमें दी जाएंगी, क्या इसका नया रंग रूप, क्या आकार होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मुश्किलें अभी कम नहीं हुई और यह खतरा कितना बड़ा है आप इन आंकड़ों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और पूरे देश में इस वक्त कोरोना का कहर जारी है। बढ़ते आंकड़े डरा रहे हैं, सरकारें लाख कोशिश कर रही हैं इसको रोकने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और हर घंटे के हिसाब से ये आंकड़े बहुत तेजी से सामने आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शांतनु बनर्जी इस वक्त ऑनलाइन पर है। शांतनु, जो खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं, सीआईएसएफ के 54 जवान जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है ये पश्चिम बंगाल में धीरे धीरे अब जैसी बोल रहे थे ये आंकड़े जो जितना मतलब आगे जाता है तो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे बिल्कुल सही बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने आ रहा है, अभी तक जो मतलब मौत का जो संख्या है अभी करीब 200 के आसपास हो गया और करीब 2000 का ऊपर पॉजिटिव केस सामने आ गया। और फिर से हम लोग देख रहे हैं जैसे सीआईएसएफ जवान को, मतलब पिछले 10 दिन पहले तो हमने देखा था कलकत्ता का जो जादूगर है, नेशनल जो जादूगर है, उस जादूगर का पहले एक सीआईएसएफ जवान का मतलब पॉजिटिव पाया गया था। उसके बाद उसको साथ में जो लोग जो मतलब ड्यूटी में तैनात थे उन सभी लोगों को मतलब एक एक करके क्वारंटीन में भेज दिया गया। लेकिन हालात बिगड़ने से के बाद वो उन लोगों को जब टेस्टिंग किया तो उससे धीरे धीरे पॉजिटिव रिपोर्ट आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो पश्चिम बंगाल से अभी जो
सामने आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये पश्चिम बंगाल में मतलब जो पुलिस अधिकारी है लोग जो है, जो सबसे फ्रंट लाइन पर जो काम करता है, अभी कुल मिला के आरजीकर अस्पताल से लेकर मतलब कहीं भी जगह जो टाला थाना इलाका भी है कलकत्ता का, उसी में भी मतलब पुलिस का जो आधिकारिक लोग है, अभी कुल मिला के 17 का ऊपर पुलिस आधिकारिक लोगों का कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये सबसे आशंका की बात है धीरे धीरे। और डॉक्टर लोगों ने कलकत्ता का कई इलाका में डॉक्टर लोगों ने तो मतलब कई अस्पताल की भी पॉजिटिव केस आ रहा है। जैसे आज हम देख रहे हैं कि एक ही अस्पताल वो मतलब था वो या इनारेज अस्पताल में इतना मतलब 2 महीने के बाद कोई भी मतलब मरीज सामने आया नहीं, लेकिन आज अचानक देखा गया जो एक मरीज मतलब खुद एक डॉक्टर जो बलिष्ठ कोई एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर तो पॉजिटिव रिपोर्ट आ गया। तो धीरे धीरे पश्चिम बंगाल का हालात मतलब जितना दिन जा रहा है तो हम लोग देख रहे हैं। बिल्कुल शांतनु, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो सरकार है, राज्य सरकार, वो बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही है। जो गाइडलाइन जारी होती है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, और शायद यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी बात है जो आदमी लोग मतलब ग्रीन जोन इलाका और कोई ऑरेंज जोन इलाका वो जो भी हो, कोई इलाका में जैसे ममता दीदी ने कल भी प्रेस मीट करके जैसी बोला था, रेड जोन को ABC 3 मतलब स्लैब में मतलब उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात नहीं है, रेड जोन जो होगा वो रेड जोन ही है, लेकिन उसको स्लैब का कोई जरूरत नहीं था। लेकिन जब भी हमने देखा कल हुगली क्षेत्र में हुगली। ठीक है शांतनु, आपको रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है, अब उम्मीद यही है कि शाम 4 बजे का हमें इंतजार करना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है वित्त मंत्री की, उसके बाद ही जो ब्लूप्रिंट है वो सामने रखा जाएगा। किन मदों पर कितना खर्च होना है ये सबसे बड़ा सवाल है। तो हमें सिर्फ 4 बजे का वेट करना है, उसके बाद सारी स्थितियां क्लियर हो जाएंगी। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।